हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो रहता है हिंदी साहित्य के इतिहास में वो आधुनिक काल रहता है। और आधुनिक काल के सवाल जितने भी आते हैं, वो चाहे डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका केवीएस का हो, एनवीएस का हो, ईएमआरएस का हो, या फिर हिंदी साहित्य का कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाइए, यूपी टीजीटी पीजीटी जाइए, हर पेपर में आपको आधुनिक काल से ही सवाल मिलते हैं। तो आधुनिक काल की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ से एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके चौथे काल को, यानी कि चतुर्थ जो आपका चरण है, उसको आधुनिक काल के नाम से हम जानते हैं। और आधुनिक काल की समय सीमा की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मानते हैं वो मानते हैं सन 1843 से 1927 तक। ये समय आप याद रखिए, 1843 से 1927 तक जो है रामचंद्र शुक्ल जो है आधुनिक काल की समय सीमा का निर्धारण करते हैं। देखिए, तीन मत वहाँ पर प्रचलित थे। जब समय सीमा की बात हो रही थी तो तीन मत मुख्य तौर पर प्रचलन में थे। एक, कुछ लोग ऐसा मानते थे कि 1850 ईस्वी से आरंभ करना चाहिए, कुछ लोगों की मान्यता थी कि 1857 से करना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे थे जो मानते थे कि 1868 से आधुनिक काल की हम शुरुआत मान सकते हैं। अब 1850 क्यों, इसके पीछे क्या वजह थी? 1850 इसलिए क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 1850 में हुआ था। और 1850 में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ तो लोगों की मान्यता ये थी कि अग्रदूत वही माने जाते हैं, तो अग्रदूत वही माने जाते हैं तो आधुनिक काल की सीमा का प्रारंभ भी हम 1850 से स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा मत ये आता है 1857 का, क्योंकि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। बहुत सारे कवि लेखक जितने भी थे उनके अंदर एक नई विचारधारा जो थी वो 1857 की क्रांति के बाद हुई थी, ऐसा भी लोग मानते हैं। खुद अगर बात करें इसकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, वो भी 1857 से ही लिखना शुरू करते हैं। तो नगेंद्र हैं, वो मानते हैं कि आधुनिक काल का प्रारंभ जो है हम 1857 से स्वीकार कर सकते हैं। तीसरी मान्यता ये थी कि एक जो दौर बदला, परिवर्तन बदला, वो सबसे पहली पत्रिका जो आई थी कविवचन सुधा, वो 1868 ईस्वी में आई थी। और जब 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा आई, तब से नए युग की शुरुआत हम स्वीकार कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत, जो दौर परिवर्तन हुआ, वो एक 1868 की जो पत्रिका थी कविवचन सुधा, उसके आने के बाद के परिवर्तन की बात मान सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल इसी से मानते हैं। कई और विद्वान हैं जो आधुनिक काल का प्रारंभ यहीं से मानते हैं। ठीक है, अब एक मोटी बात आ जाती है कि इस काल को हम क्या नाम दें। संक्रांति काल इसको बहुत सारे लोग मानते हैं, क्योंकि रीतिकाल जब खत्म हुआ 1843 ईस्वी में, यानी कि 1900 विक्रमी संवत, वहाँ जब रीतिकाल की समाप्ति होती है, आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक समय उसका हम निर्धारण कर देते हैं। कविवचन सुधा की जब प्रकाशन होता है कविवचन सुधा का 1868 में, तब से हम उसको संक्रांति काल के तौर पर हम देखते हैं। तो हिंदी साहित्य का संक्रांति काल जो ये 25 वर्ष 1843 से लेकर के 1868 के बीच का जो दौर था, ये दौर, ये 25 वर्ष, इनको एक संघर्षशील अवस्था के तौर पर हिंदी साहित्य में काउंट किया जाता है, गिना जाता है। और इस वजह से हिंदी साहित्य का संक्रांति काल जो है वो बीच का दौर, बीच के 25 वर्ष, यानी कि 1843 से लेकर के 1868 तक का जो दौर है, उसको हम हिंदी साहित्य का संक्रांति काल बोलते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिकता शब्द का मीनिंग क्या है? इन्होंने एक नई बात बताई कि मध्यकाल जब हमारा था, भक्ति काल का दौर चल रहा था, तो मध्यकाल से अलग परिस्थितियां बनी, अलग दृष्टिकोण बने। तो मध्यकाल से और नवीन जो इहलौकिक दृष्टिकोण थे उनके बीच की जो स्थिति आई, आधुनिकता शब्द से मतलब क्या है कि मध्यकाल से भिन्न है और नवीन दृष्टिकोण जो है वो हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आधुनिकता का जो मीनिंग बताया डॉक्टर नगेंद्र ने कि मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, वो उनके नजरिए से आधुनिकता का पैमाना था। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्णकाल हम आधुनिक काल को बोल सकते हैं, क्योंकि पहला जो स्वर्णकाल मानते हैं वो भक्ति काल को मानते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है, जबकि हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्णकाल अगर आपसे कोई पूछे तो आधुनिक काल उसका सही उत्तर होगा। क्यों? वजह क्या थी? वजह ये थी क्योंकि जन चेतना जो इतनी भी थी, जागरूकता का जितना सशक्त स्वर इस आधुनिक युग में मुखरित हुआ था, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। भक्ति काल में लोगों ने लिखा,
भक्ति काल में लोग सामंतवादी प्रथा की बात जब हो रही थी तो उसके विरुद्ध लिख रहे थे, और यहाँ लोगों ने अपनी क्रांति चेतना का जो स्वर है वो उठाना शुरू कर दिया। जागरूकता और चेतना की स्थिति जो है यह आधुनिक काल से ही बनी। लोग इसको पुनर्जागरण भी कहते हैं, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है एमसीक्यू के दृष्टिकोण से कि आधुनिक काल के नामकरण किसने क्या क्या किए थे, कौन कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने अलग अलग संज्ञाएं दी। जैसे अगर कहें कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, तो गद्य काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा, वर्तमान काल कहा मिश्र बंधु ने। रामकुमार वर्मा का मत कई बार पूछा जाता है। रामकुमार वर्मा ने शब्द दिया था आधुनिक काल, और आधुनिक काल रामकुमार वर्मा के अलावा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों की मान्यता थी कि हम आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दे रहे हैं। गद्य काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि वहाँ एक गद्य का आविर्भूत वो मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा है। एक नया नाम यहाँ से बनता है आपके लिए, साहित्य काल। और साहित्य काल आधुनिक काल का नाम जो है वो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा था। याद रखिए, आधुनिक काल को साहित्य काल किसने कहा, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आधुनिक काल को साहित्य काल कहा था। ठीक है, अब इसके उपविभाजन की बात करें तो उपविभाजन में डॉक्टर नगेंद्र और जितने भी अन्य इतिहासकार रहे हैं सबने अलग अलग उपविभाजन किया। सबसे पहले जैसे भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, और इसका समय 1850 से 1900 ईस्वी तक निर्धारित किया था। 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा द्विवेदी युग, जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ तो दौर बदला, बात बदले, जज्बात बदले, तो जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग के नाम से जो जाना जाता है, 1900 से 1920 तक तकरीबन लोग मानते हैं। अधिकांश इसको 1918 तक काउंट किया जाता है। 1900 से 1918 अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं। छायावाद का जो दौर रहा, पंत प्रसाद निराला का जो युग था, 1918 से लेकर के 1936 तक अधिकांश ये स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र इसको 1938 तक खींच खांच के लेके जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग मत है इनका। ठीक है, उसके बाद साम्यवादी युग यानी कि प्रगतिवाद जो माना जाता है 1936 से 1943 तक। ठीक है, और उसके बाद प्रयोगवाद, तार सप्तक जहां बना था, अग्गे जी ने तार सप्तक बनाया 1943 में, तो 1943 से लेकर के 1953 तक का जो काल था वो प्रयोगवाद का था। ठीक है, अग्गे उसमें प्रमुख भूमिका में थे। फिर नई कविता का युग आ जाता है, नवलेखन काल जिसको कहते हैं, नई कविता का, जो 1953 से आज तक हम निर्धारित करते हैं। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का उपविभाजन जो किया था वो 3 भागों में किया था, केवल 3 भाग। कौन कौन सा? नवजागरण युग। नवजागरण युग में 1857 से 1920 तक का कालखंड इन्होंने ले लिया, जिसमें भारतेंदु युग भी आ गया, द्विवेदी युग भी आ गया, दोनों आ गए। छायावाद को ये स्वच्छंदतावाद के नाम से बोलते हैं, और 20 से लेकर के 38 तक, जहां डॉक्टर नगेंद्र 20 से 38 आप छायावाद स्वीकार करते हैं, वहीं बच्चन सिंह इसको स्वच्छंदतावाद के नाम से अभिभूत करके और एक नया यहाँ पर नामकरण देते हैं, स्वच्छंदता युग। 1920 से 38 तक का जो दौर है वो स्वच्छंदवादी कवियों का दौर था, और स्वच्छंदवादी कवियों के बाद उत्तर स्वच्छंदता का युग जो है वो 1938 से बाद का स्वीकार किया जाता है। तो ये उपविभाजन हो गया, और उपविभाजन करने के बाद एक एक को हम क्रमशः देखेंगे, और बहुत गंभीरता से हर प्रश्न को आप देखिएगा। सबसे पहले भारतेंदु युग की हम बात करते हैं। भारतेंदु युग का जो दृष्टिकोण है, भारतेंदु युग की जो शुरुआत होती है, कहाँ से होती है, कहाँ तक होती है। अमूमन मोटी सी बात है कि इसमें केंद्र में रहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग नाम उन्हीं के नाम पे हुआ है, तो इनका प्रारंभ जो हुआ है हरिश्चंद्र के जन्म काल से ही हम शुरुआत मान सकते हैं। हालांकि इनका अवसान जो है पहले हो जाता है, और ये 1900 तक हम लेके जाते हैं। 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती है, और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जब हुआ था, जिसको 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला बाद में, तो उनके नाम पर वो द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। 1900 तक का, 1850 से 1900 तक का ये जो दौर, ये 50 वर्ष, ये भारतेंदु और उसके मंडल के रहे। उन्होंने जो परिवर्तन किया, तो ये युग का नामकरण भी इसी अग्रदूत के नाम से हम जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस पूरे कालखंड को हम अभिहित करते हैं। तो रीतिकाल में जो जो संस्कृतियां थी, जो दरबारी संस्कृति थी,
अमूमन वहाँ पर काव्य जो लिखा जाता था वो केवल दरबारी संस्कृति का काव्य लिखा जाता था। काव्य जो है दरबार तक सीमित रह गया था। तो दरबार से बाहर काव्य को लेके आना ये भारतेंदु का काम था। पहले लोग केवल राजाओं के लिए, राजाओं के यशोगान करते थे, राजा को खुश रखते थे, श्रृंगार रस की रचनाएं राजा के लिए करते थे, नायिका भेद की रचनाएं करते थे। ठीक है, तो दरबारी संस्कृति का काव्य बन करके रह गया था। तो भारतेंदु युग में वो फिर से एक जन काव्य बन करके दौर बना उसका। आम आदमी की जो भावनाएं हैं, आम आदमी का काव्य जो है वो आम व्यक्ति का काव्य के तौर पर बना भारतेंदु युग में। तो डॉक्टर नगेंद्र इसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहकर के बुलाते हैं। फिर से एक नया जागरण हुआ है। इससे पहले जागरण भक्ति काल में था और फिर से पुनर्जागरण जो है वो भारतेंदु युग में हुआ है। सबसे बड़ी बात, एक और यहाँ पर परिवर्तन और यहाँ पर हुआ था। इन्होंने क्या किया, पहले केवल ब्रजभाषा में काव्य लिखा जाता था, केवल ब्रजभाषा ही केंद्र में थी। इन्होंने क्या किया, ब्रजभाषा के साथ एक और भाषा का सूत्रपात किया, वो थी खड़ी बोली। खड़ी बोली को ये केंद्र में लेकर के आए और इन्होंने ब्रजभाषा में कविताएं लिखी और खड़ी बोली में गद्य काव्य लिखा। तो गद्य काव्य रचना के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया और पद्य काव्य रचना के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इस युग को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहा था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है, आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कौन से युग को कहा जाता है और किसने कहा था? तो आदर्शवादी गीति मुक्तक काव्य परंपरा का काव्य डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था और भारतेंदु युग को कह करके बुलाया था। ठीक है, भारतेंदु काव्य में प्राचीन काल की यानी कि रीति काल की, आप भक्ति काल की आप बात कर सकते हैं, और नवीनता की जो नया संस्करण हुआ था। तो प्राचीन और नवीन इन दोनों काव्य प्रवृत्तियों का मिश्रण वहां पर मिलता है। मतलब जैसे पहले आदिकाल में पहेलियां लिखी थी, अमीर खुसरो ने पहेलियां लिखी थी, मुकरियां लिखी थी। भक्ति काल में जो दोहा शैली चलती थी, चौपाई शैली चलती थी, रीति में जो श्रृंगार की रचनाएं होती थी वो, और नीति परक जितनी रचनाएं होती थी, सारी काव्य विधाओं का इन्होंने मिश्रण करके भारतेंदु युग में जगह दी थी। पहेलियां, मुकरियां, भक्ति, रीति, श्रृंगार, नीति, सब प्रकार की काव्य विधाओं पर इन्होंने कलम चलाई थी। ठीक है, तो कुछ और तथ्य देखते हैं खड़ी बोली से, जो खड़ी बोली के बारे में विशेष तथ्य आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है खड़ी बोली के बारे में कि खड़ी बोली का प्रथम प्रतिष्ठित जो काव्य रहा है या वो कौन सा है, और पहले कवि और कविता दोनों की बात यहाँ पर करते हैं। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि जो माने जाते हैं, प्रथम प्रतिष्ठित कवि जो माने जाते हैं, वो अमीर खुसरो माने जाते हैं। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले पहले साहित्यकार जो थे वो गंग बहट थे, गंग कवि के नाम से जिनको जाना जाता है, और 17वीं सदी इनका समय था। गद्य काव्य की पहली रचना जो खड़ी बोली में थी तो चंद छंद वर्णन की महिमा, ये रचना थी जो खड़ी बोली की पहली रचना या गद्य काव्य रचना जो है वो मानी जाती है। ठीक है, ये तो थी पूरी उसकी बातें। और अगर पर्टिकुलर दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले जो साहित्यकार बहुत कम हुए हैं। उनमें जो शुरुआत के थे वो थे मुल्ला वजही। मुल्ला वजही जो 1605 में जिनका जन्म होता है, मुल्ला वजही, उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया था। उनकी रचनाएं हैं, 2 रचनाएं हैं, याद रखिएगा। सबरस उनकी रचना है और एक कुतुब मुस्तरी उनकी रचना है। तो 2 रचनाएं हैं मुल्ला वजही की जो खड़ी बोली में है, सबरस और कुतुब मुस्तरी। ये दोनों रचनाएं जो है वो मुल्ला वजही की हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली के पहले लेखक वो माने जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, और इनकी किताब थी भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ लेखक थे राम प्रसाद निरंजनी, और राम प्रसाद निरंजनी को शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली का पहला कवि रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं हरिप्रसाद निरंजनी की बात करें तो इनका रचना काल था 1741 ईस्वी के आसपास, और ये पटियाला दरबार में रहते थे। वहाँ की महारानी को कथा बाँच करके ये सुनाया करते थे। ठीक, ये पहले लेखक थे।
अब इसके बाद दूसरे लेखक शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो कौन थे? वो थे पंडित दौलत राम। कौन थे? पंडित दौलत राम। और इनकी रचना है पद्म पुराण। पद्म पुराण लिखने वाले पंडित दौलत राम शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली के प्रयोग में द्वितीय लेखक रामचंद्र शुक्ल जो है खड़ी बोली के स्वीकार करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नया काम यह किया था कि जैन पद्म पुराण जो था, इन्होंने रचना का नाम ही पद्म पुराण रखा है, तो जैन पद्म पुराण जो था हरिशेन आचार्य द्वारा लिखा गया जैन पद्म पुराण, इसका अनुवाद किया था। इसका क्या किया था? अनुवाद किया था और खड़ी बोली में किया था। ठीक है, ये इनका महत्वपूर्ण रहा है विषय। शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की पहली रचना, सर्वप्रथम रचना आधुनिक खड़ी बोली की वो थी एकांतवासी योगी। श्रीधर पाठक ने उसको लिखा था, एकांतवासी योगी। हालांकि वो एक अनुवाद था, आपको बता दें। तो श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी का जो अनुवाद किया वो खड़ी बोली में किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहली रचना उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, खड़ी बोली का हिंदी का एक अन्य नाम भी है, आपको बता दें कि कोरवी नाम से भी खड़ी बोली जो है जानी जाती है। ठीक है, उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहकर के स्वीकार किया था। एक और नया तथ्य आपके लिए खड़ी बोली के लिए है कि उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? उदंत मार्तंड में मध्य देशीय भाषा। तो जहां भी इतिहास में मध्य देशीय भाषा नजर आए शब्द, तो आप समझ जाइएगा कि खड़ी बोली के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। अब खड़ी बोली के लिए, इसके प्रवर्तन के लिए, इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था थी हमारे पास फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। गिलक्राइस्ट इसके चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, एक किस्म से समझ लीजिएगा। और 4 लेखक थे इसके खड़ी बोली में गद्य का जो प्रवर्तन जिन्होंने किया। एक थे सदल मिश्र। सदल मिश्र की किताब थी नचिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की किताब कौन सी थी? नचिकेतोपाख्यान। ठीक है, जिसका एक नाम और कई बार पेपर में आ जाता है, उसका नाम था चंद्रावती। दूसरे लेखक थे लल्लूलाल। लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर, ये भी खड़ी बोली में रचना है। ठीक है, तो यहां से सवाल बनता ही है, या तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लूलाल की। या फिर ये पूछ लिया जाता कि फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन सा लेखक काम नहीं कर रहा था? तो ये 4 लेखक हैं, चारों लेखकों का नाम याद रखिएगा। 2 तो हो गए सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना है चंद्रावती या नचिकेतोपाख्यान, आप मान सकते हैं। दूसरे हैं लल्लूलाल जिनकी रचना है प्रेम सागर। तीसरे हैं मुंशी सदासुख लाल नियाज। मुंशी सदासुख लाल नियाज जिनकी रचना है सुख सागर। ठीक है, याद रखिएगा ये सुख सागर तरंग नहीं है। चौथे हैं सैयद इंसाल्लाह खान जिनकी कहानी थी रानी केतकी की कहानी, वो भी खड़ी बोली में थी। तो ये 4 लेखक हैं, इन चारों के नाम याद रखिएगा, सदल मिश्र, लल्लूलाल, मुंशी सदासुखलाल नियाज और सैयद इंसाल्लाह खान। और चारों की रचनाएं, पहले की नचिकेतोपाख्यान, फिर प्रेम सागर, फिर नियाज की सुख सागर और रानी केतकी की कहानी सैयद इंसाल्लाह खान की। अच्छा, इंसाल्लाह खान की जो कहानी थी रानी केतकी की कहानी, इसको उदयभान चरित के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है उदयभान चरित। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ कुछ विशेष बातें हैं, इनको भी देख लीजिए। ये जो 4 लेखक थे, इन चारों लेखकों में जो नियाज थे, सदासुखलाल नियाज, उनका गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी माना गया है। तो सदासुखलाल नियाज का गद्य जो था वो ज़्यादा व्यवस्थित था, सर्वाधिक व्यवस्थित, और व्यवहारोपयोगी जो लेखन था वो मुंशी सदासुखलाल नियाज का था। ठीक है, इनकी भाषा जो बाकी के 3 लेखक बचे ना, उनकी तुलना में मानक हिंदी के ज़्यादा निकट की भाषा वो सदासुखलाल नियाज की थी। ठीक है, हिंदी के लिए खड़ी बोली का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किया था लल्लूलाल ने, मुंशी लल्लूलाल ने, और ग्रंथ इनका था प्रेम सागर। उसकी भूमिका में खड़ी बोली के लिए हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम उन्होंने दे दिया था। ठीक है, एक नया तथ्य खड़ी बोली के लिए कि खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? तो टकसाली गिलक्राइस्ट ने कहा था। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा था। कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का जो सशक्त आंदोलन हुआ था वो सबसे पहले अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया। किसने चलाया था? अयोध्या प्रसाद खत्री है ये। अयोध्या सिंह उपाध्याय अलग हैं, अयोध्या प्रसाद खत्री अलग है।
ठीक है। इन्होंने एक शीर्षक से निबंध लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी, खड़ी बोली का पद्य। किताब का नाम क्या था? खड़ी बोली का पद्य। 1887 में ये किताब आई थी इनकी, खड़ी बोली का पद्य। एक पुस्तक प्रकाशित की जिसके द्वारा इस आंदोलन का प्रवर्तन हुआ था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई। उनका अपूर्व योगदान इस आंदोलन को लेकर के था, ठीक है। खड़ी बोली के जो समर्थक थे उनको हठी और मूर्ख किसने कहा? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। एक अलग टिपिकल सवाल है ये कि खड़ी बोली के जो समर्थक थे उनको हठी और मूर्ख जो कहा था वो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा था, ठीक है। अब एक बार ये जरूर देख लेते हैं कि भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां थी वो क्या थी। मुख्य तौर पर भारतेंदु युग में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई, मुख्य तौर पर प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले राष्ट्रीय जागरण। भारतेंदु युग की जितनी रचनाएं हैं सब में आप राष्ट्रीय जागरण देखेंगे, राष्ट्रीय जागरण की अभिभूति आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है। दूसरा नवजागरण, नई चेतना, नवजागरण। तीसरा सामाजिक चेतना की रचनाएं वहां पर मिलेंगी आपको। भक्ति भावनाएं हालांकि थोड़ी सी कम है लेकिन मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगी। प्रकृति चित्रण बहुत है, प्रकृति वर्णन भारतेंदु युग में भर भर के हुआ है। समस्या पूर्ति अंबिका दत्त व्यास इसी के लिए जाने जाते हैं, पूरी अम्मिया की कटोरिया सी, है ना, याद आया होगा आपको। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग का एक ये कह सकता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हास्य व्यंग, भारतेंदु ने खुद कितने हास्य व्यंग लिखे हैं, अंधेर नगरी उनमें से एक है, ठीक है। श्रृंगारिकता, प्यार छंद में बहुत सारी रचनाएं भारतेंदु ने भी लिखी हैं। इवन दूसरे जो भारतेंदु मंडल के अपने रचयिता हैं उन्होंने भी श्रृंगारिकता का बड़ा ध्यान रखा है, और श्रृंगार काव्य जो श्रृंगारिक रचनाएं जो है भारतेंदु युग में एक अलग पहचान छोड़ के गई हैं। तो मुख्य तौर पर ये 7-8 हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपकी राष्ट्रीयता, और फिर सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, नवजागरण, प्रकृति वर्णन, समस्या पूर्ति, श्रृंगारिकता और हास्य व्यंग। ये प्रवृत्तियां थी भारतेंदु युग की जिनमें काव्य जो है लिखा गया था, ठीक है। एक तथ्य ये पहले भी हमने किया था कि आदर्शवादी मुक्त गीति परंपरा काव्य किस काल को कहा जाता है? वो भारतेंदु काल को कहा गया है, और इसको कहने वाले थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। तो आज हमने भारतेंदु युग के ऊपर की मोटी मोटी बातें देखी। अब हम एक एक कवि को, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ठीक है, एक एक कवियों को उठा करके इसी प्लेलिस्ट में आपके लिए वीडियो रखते चले जाएंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं वीडियो ठीक ठाक लगा होगा, और अगर लगा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। यहाँ से आपको ढेरों सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के तथ्यों के बारे में, ठीक है। तो जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।